आज के हमारे टॉपिक में दो मेन टॉपिक शामिल हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स, फिर हम लोग जाएंगे क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस यूजिंग इन विवो। अभी से नेक्स्ट ऑनवर्ड एक जो सेशन चलेगा उसमें हम फोकस करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। मैं सारे मेथड डिस्कस नहीं करूंगा, एलैबोरेट जरूर कर दूंगा कौन कौन से मेथड्स क्वालिटेटिव के हैं, और इसके बाद हमने ग्राउंडेड थ्योरी पे ही काम करना है। बाकी मेथड्स एक सेपरेट है, उसके लिए आप सेपरेट अगर उनकी चाहते हैं जो अगर रिक्वायरमेंट है आप लोगों की। फिर हम उसके बाद एक बेसिक वीवो को सीखेंगे, वीवो होता क्या है, वर्क कैसे करते हैं। तो फिर जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी होंगी इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में, उनको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे इन वीवो के अंदर, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की होगी आफ्टर टी ब्रेक इन वीवो की ओपनिंग के साथ, इन वीवो को इस्तेमाल कैसे करना है। ये दो तीनों चीजों को आफ्टर टी ब्रेक, जो आफ्टर लंच ब्रेक हम लोग इसकी प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे, जो आपके पास डेटा सेट अवेलेबल है। तो इसको ज्वाइन करने से पहले जरूरी है कि आपके, मैं इस अजम्पशन के साथ चलूंगा। यू नो व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च फिलोसॉफिकल अजम्पशंस, डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिविज्म एंड डिडक्टिविज्म, नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च एंड डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसमें किसी को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस अजम्पशन के साथ कि आपको इन चीजों का पता है। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, यस, ये सेम क्वेश्चन पूछा, ये चीजें हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जी डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव, इसके लिए लास्ट टाइम क्वेश्चन भी था, लास्ट वर्कशॉप में करवाई थी, तो इसकी स्लाइड इंक्लूड है। और इसके अलावा थर्ड वन है नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिविज्म एंड डिडक्टिविज्म, यस। इंडक्टिविज्म वर्ड ड्रान फ्रॉम इंडक्शन, जब हाइपोथेसिस को जनरेट किया जाता है, जब थ्योरी को जनरेट किया जाता है तो हम उसे इंडक्टिविज्म बोलते हैं, और जब थ्योरी को टेस्ट किया जाता है उसको हम लोग डिडक्टिविज्म का नाम देते हैं। हम क्वालिटेटिव में थ्योरी को जनरेट करते हैं, थ्योरी को लेके आते हैं, थ्योरी इमर्ज हो रही होती है डेटा में से। तो क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली इज अ इंडक्टिव अप्रोच, इसको हम इंडक्टिविज्म के जरिए में लेके आते हैं। इज इट क्लियर? चलिए कुछ चीजें आपकी नेक्स्ट स्लाइड के साथ कवर करवाते हैं। फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, इंडक्टिव व्यू ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च, जो हमने अभी बात की कि देयर इज एन इंडक्टिव रिलेशनशिप। आप लोग यहाँ पे थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट इमर्ज फ्रॉम द डेटा, यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट ए क्वालिटेटिव रिसर्च और जस्ट सेइंग कि मुझे पहले से पता है कि ये थ्योरी डेटा में एग्जिस्ट करती है। जनरली इन पाकिस्तान जब लोग रिसर्च करते हैं तो यही कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये बात एग्जिस्ट करती थी, मैंने प्रूव कर दी है इसको। इट मीन कि जब भी इस तरह की बात करेंगे दैट इज नॉट ए रिसर्च, नॉट ए क्वालिटेटिव, वो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जरूर कहलाएगी कि आपने उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया, जो आपके ज़हन में क्वेश्चन था आपने उसको डिस्क्राइब किया, लेकिन आपने उसको टेस्ट, आपने उसको जनरेट नहीं किया। आप डेटा में से थ्योरी को लेके आते हो। जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च को स्टार्ट करना है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप जाती हैसियत में एज ए रिसर्चर डाटा से दूर रहोगे। आप अपनी जाती पर्सनल बायसनेस लेके नहीं आओगे। इट मीन अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी कंपनी के सीईओ का, किसी भी पर्सन का, रिस्पोंडेंट का इंटरव्यू किया है, आपके पर्सनल क्लैश उसके साथ हैं, यू हैव टू लीव इट, या छोड़ दें, या फिर उन क्लैशेस की बात ही नहीं करनी। मैं ये बात कहता हूं, आप रिस्पोंडेंट हो, आपके साथ मेरा फोकस ग्रुप हो रहा है, आप तमाम लोग अपने अपनी राय दे रहे हो, और एक आदमी एक राय नेगेटिव दे रहा हो, मैं समझता हूं वो नेगेटिव राय से दे रहा है क्योंकि मेरा उससे क्लैश है, वरना इसकी राय बाकी लोगों में मुताबिक होनी चाहिए। तो ऐसा करने से थ्योरी इफेक्ट होगी। हमें तमाम लोगों की आवाज को सुनना है और हमने अपनी बायसनेस को साइड पर रखना है। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, यहाँ पे एक टैग लगा हुआ है। वो टैग क्या है कि हम बायस हो जाते हैं, हम अपने रिजल्ट नहीं देते। आप बायस होकर रिजल्ट देंगे तो उनकी रियल टाइम एप्लीकेशन नहीं होगी। इट मीन जब भी आप थ्योरी को डाटा से लेके आते हो, डाटा से मर्ज होती है, तो वो रियल टाइम अप्लाई होगी। उसको जब आप टेस्ट करोगे, अप्लाई करोगे तो किसी भी फील्ड के अंदर वो रिजल्ट लेके आएगी। अगर बायस थ्योरी होगी वो कभी भी रिजल्ट लेके नहीं आएगी। हम लोगों को पता ही नहीं कि हमारी जो थ्योरी बनी है इसकी रियल टाइम इम्प्लीकेशन क्या है। हमें इम्प्लीकेशन करनी नहीं आती, हमें उसको जनरलाइज करनी नहीं आती। इसकी रीजन क्या होती है, हम बायस्ड हैं।
तो याद रखिएगा इट्स इंडक्टिव अप्रोच, जिसमें थ्योरी डेटा से जनरेट होती है, डेटा में से निकलती है। आप खुद देखेंगे, खुद कहेंगे हाँ भाई थ्योरी डेटा में से आ गई। इसलिए मैंने जो आपके साथ आज प्रोजेक्ट वो शेयर की है सैंपल, वो आपको हेल्प करेगी, आपको हेल्प करेगी कैसे थ्योरी जनरेट होती है। क्योंकि मैंने आपको तो पहले नहीं पता वो प्रोजेक्ट क्या है, और आपको भी ये भी नहीं पता वो इंटरव्यू का डाटा कैसे कलेक्ट हुआ। इट मीन जब आप सब लोगों को मैं इंडिविजुअल टास्क दूंगा, मतलब आपको सेपरेट कर दूंगा, दीवारों की तरफ मूव कर लें और अपना अपना काम करें। मैं मेरे ये 100% इस चीज पे मेरा एग्रीमेंट है कि आप सब लोग सेम किस्म की थ्योरी डेवलप करके लेके आए। तो उसमें आज मैं उसके 6 लोगों में हम मेच्योर हो गए थे, उनसे डाटे में वही बातें होंगी जो आप सब लोगों ने पढ़नी है। जब ये बात हो जाएगी तो हमारी रिलायबिलिटी प्रूव हो जाएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्वालिटेटिव रिसर्च का यह है कि इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के टूल्स ही नहीं है, लेकिन डेवलप होने शुरू हो गए। तो आज हम उसको भी टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, हम उसको टेस्ट करके देखेंगे। इंटरप्रेटिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी, इसका एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू इंटरप्रेटिविस्ट है। ये मैं फिलॉसफिकल असम्पशन की बात कर रहा हूं। क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट होते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ये इंटरप्रेटिविस्ट होते हैं। ये सोचते हैं, ये दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसे दुनिया एग्जिस्ट करती है, ये अपने ज़हन के मुताबिक बात करते हैं कि दुनिया इस तरह एग्जिस्ट करती है, फिर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। बात यहाँ पे फिर आ जाती है, हम बात करते हैं कि आप फिर अपनी थ्योरी बात करने में नहीं, ये होता क्या है कि जब 20 लोग बातें कर रहे हैं, जो 20 लोगों की बातों से चीजों को ड्रा करते हैं, 20 लोगों के जहन के अंदर जो अल्फाज हैं उनकी बिना पे थ्योरी वर्क करते हैं। जिसमें हम क्या बात करते हैं कि अवाम की आवाज खुदा की आवाज होती है, अवाम की आवाज खुदा की आवाज होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर। आज इलेक्शन नहीं हुए, हमें पहले से पता है कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है। आज इलेक्शन नहीं हुए, हमें पहले से पता है। व्हाट डज इट मीन? दिस इज द क्वालिटेटिव रिसर्च, जो आपके वो तमाम लोगों के व्यूज के बिना पे आपके माइंड में थ्योरी बन रही है, और ये थ्योरी सैचुरेट होगी जब आप लोगों से डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको नया सेटअप नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक तो रियल हकीकत और है, जो ये जो रेवोल्यूशनिस्ट है, फोर्थ पैराडाइम क्रेस्पर ने एक्सप्लेन किया कि रेवोल्यूशनिस्ट है। इमरान खान को हम रेवोल्यूशनिस्ट के रूप में रखते हैं, ये वांट टू ब्रिंग रेवोल्यूशन, वो इफेक्ट है, वो उसके साथ वो लोग हैं जो इफेक्टेड हैं, लेकिन वो चीजें एक्सप्लेन कर रहा है जो पॉजिटिविज्म है, वो चीजें जो सामने नजर आ रही हैं, लेकिन जो दुनिया चीजें एक्सप्लेन करना चाह रही है वो इंटरप्रेटिविज्म है। वो इंटरप्रेटिविज्म वो सोच के बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। उसमें फैक्टर देखे जाते हैं, आर्मी उसमें फैक्टर देखे जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट उसमें फैक्टर देखे जाते हैं, सुपर पावर्स उसमें फैक्टर देखा जाता है, रीजन की पॉलिटिक्स का, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। जो रेवोल्यूशनिस्ट है वो फोकस किए हुए एक चीज पे, वी वांट ब्रिंग रेवोल्यूशन एट एनी कॉस्ट। लेकिन जो इंटरप्रेटिविस्ट हम ऐसा नहीं छोड़ते, पॉजिटिविस्ट बेस पे चलते हैं। हम पॉजिटिविज्म को फॉलो नहीं कर रहे, हम इंटरप्रेटिविज्म की बात करते हैं। जनरली अवाम के अंदर क्वालिटी रिसर्च एग्जिस्ट करती है, हमें सिर्फ पता नहीं हमें उसको लेके कैसे आना रहता है फॉर्म के अंदर। तो ये जो इसके एपिस्टेमोलॉजिकल को जो दुनिया को देखने का वो इंटरप्रेटिविस्ट है। ये लोग सोचते हैं, ये देखी दिखाई बात नहीं करते, ये सोचते हैं। ये 15-20-30 लोगों से कंफर्म करते हैं उस चीजों को, अपनी जाती राय शामिल नहीं करते। जहन में क्वेश्चन डेवलप हुआ, लोगों से इंटरव्यू कनेक्ट किया और उसे कंफर्म किया गया वाकई ही ऐसा होता है। कंस्ट्रक्शनिस्ट एंटोलॉजी, एंटोलॉजिकल व्यू की अगर बात करें, जो क्वांटिटेटिव के लोग होते हैं वो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं। वो एक स्ट्रक्चर को प्रूव करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन दे कंस्ट्रक्ट द थ्योरी, कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर को प्रूव करते हैं क्वांटिटेटिविस्ट। इसका एंटोलॉजिकल व्यू, ये कंस्ट्रक्शनिस्ट है, ये थ्योरी को जनरेट करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके अंदर एम्फसिस ऑन वर्ड्स टेक्स्ट रादर देन नंबर्स। क्वालिटेटिव की खूबसूरती क्या है कि ये नंबर्स पे नहीं जाती है, ये हमेशा अल्फाज की बात करती है। आप जो भी जहन से अल्फाज निकालते हो ये उसकी बात करती है। और उसके बाद इसके अंदर काफी सारी डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोचेज हैं, किसी एक अप्रोच के ऊपर हम फिक्स नहीं रह सकते। अपने सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के बेस हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस बाद में करेंगे। 4 ट्रेडिशंस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, जो जनरली एक ट्रेडिशन थी, इसको प्रोफेसर गोबल हॉलस्टाइन 1997 में एक्सप्लेन किया। सजेस्ट 4 ट्रेडिशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च: नेचुरलिज्म, एथनोमेथोडोलॉजी, इमोशनलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ये इनके ख्याल के, इन प्रोफेसर साहब के ख्याल के मुताबिक 4 किस्म की क्वालिटेटिव रिसर्च की जो ट्रेडिशन है। नेचुरलिज्म क्या है? ऐसे रिसर्चर सीक टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी इन इट्स ओन टर्म्स एज इट रियली इज। आप चाहते हैं कि हमारे यहां पर सोसाइटी के अंदर डेंगू के फैलने की क्या वजूहत है,
ये अपनी जाती लाइन इस्तेमाल करेंगे, ये 20 30 40 लोग पकड़ेंगे, 40 लोगों का इंटरव्यू करेंगे, उन 40 लोगों की आवाज में जो यकसानियत जहां पे डेवलप हो जाएगी ये उसकी बात करेंगे। दिस इज नेचुरलिज्म। जो भी वो बात करेंगे उनके प्योर वर्ड्स के ऊपर रहते हुए बात करेंगे। एथनोमेथोडोलॉजी सीक टू अंडरस्टैंड हाउ सोशल ऑर्डर इज क्रिएटेड थ्रू टॉक एंड इंटरेक्शन। ये देखेंगे कि सोशल ऑर्डर कैसे डेवलप होता है। अमीर क्या बात करते हैं इसके बारे में, गरीब क्या बात करते हैं इसके बारे में, फला रिलीजन वाले क्या बात करते हैं इसके बारे में, फला वाले क्या बात करते हैं इसके बारे में। इट मीन एथनोमेथोडोलॉजी के अंदर आप क्या करते हो, एक ऑर्डर देखते हो कि इस ऑर्डर के लोगों के बारे में क्या राय है, इस ऑर्डर के लोगों के बारे में क्या राय है। लेकिन अल्टीमेटली डिफेंस में रहने वालों का कॉन्सेप्ट कुछ और होगा। जो पुरानी नारकली साइड उसके गिर्द ख्याल इलेक्शन के लोग इलाके में रहने वाले लोगों का कॉन्सेप्ट और होगा। दोनों को डिफरेंट सोच होगी कि देने की कुछ बात क्या है। एक तो है इसको नेचुरली जाके देखना, फिर एक सोशल ऑर्डर क्या करता है इसके अंदर, जो सोशली ऑर्डर डेवलप हुआ वो उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं, आप उसके ऑर्डर को क्रिएट करते हो। दिस इज एथनोमेथोडोलॉजी। इमोशनलिज्म exhibit are concerned with subjectivity and gaining access to inside experience। इसमें आप लोगों की फीलिंग्स की बात करते हो। जब आप उनके साथ बात कर रहे होते हैं कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला हॉस्पिटल में, आप उसके बारे में क्या कहते हैं। एक आदमी कहता है ये अच्छे नहीं है, एक बड़ी दर्द बड़ी आवाज आती है, क्या बताऊं मेरी माँ तड़प तड़प के फर्श पे मर गई, ये अच्छे नहीं है। इट मीन दिस डिफरेंस बिटवीन द इमोशंस। ये इमोशंस की जब बात करते हैं तो वो फिर क्वालिटेटिव इमोशनलिज्म के जुम्मे में आती है। एंड पोस्टमॉडर्निज्म एम्फसिस मेथड ऑफ हाउ यू आर टॉकिंग, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग। नोट इमोशन में इमोशन आते हैं, लेकिन मेथड ऑफ टॉक क्या, बात कैसे कर रहे हो। लहजा तो है लेकिन उसके साथ बात करने का अंदाज भी है। एक बंदा परेशान है, एक बंदे के इमोशंस के साथ इमोशंस को किसी और में, लेकिन इसे स्लाइटली उससे डिफरेंट हो जाएगा। एक नया कंसेप्ट इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि आप इसमें आपके बात करने का स्टाइल, आपको कम्युनिकेट करने का स्टाइल, आप किस तरीके से उस मेथड को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हो। आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं किसी किस्म का, आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं। इमोशन तो हमने देख लिया, वो बंदा रो रहा है। और बाद में क्या होता है कि बॉस का प्रेशर होता है और एम्प्लॉई अपनी राय का इजहार कर रहा होता है, वो इमोशन किसी और किस्म के दे रहा होगा, क्योंकि उसका मेथड टास्क डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जो इमोशनलिज्म हम बात देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तमाम क्वालिटेटिव रिसर्च आपके माइंड में उस मेथड को देखते हुए चलती है। इसी बिना पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ग्राउंडेड थ्योरी में डेवलप हुए। इस तरह इसने एक्सप्लेन किया चीजों को। ओके जी, how it is different from emotionalism? Method talk or emotion? Okay. But from where they are coming, that's what you want to say. Yes. अब देखिए, एक आपका इमोशन ये है कि आपके साथ एक साइलेंट इंटरव्यू लिया जा रहा है, आपने फोकस उस रिस्पोंडेंट को किया हुआ है। मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं किसी भी बात को, जिसका मतलब ये है कि मेरे इमोशंस के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन इमोशन के साथ साथ मेरा उस चीजों को अदा करने का अंदाज अथॉरिटेटिव है या वो सर्वेंट आए गुलामाना अंदाज है आप लोगों का। मेथड ऑफ टॉक किस किस्म का है। आप अगर बात करेंगे एक गरीब जो पाकिस्तान में वसाइल ना होने की वजह से जो दर्द एक्सप्लेन करता है और एक अमीर पाकिस्तान में वसाइल ना होने की वजह से दर्द एक्सप्लेन करता है, दिस डिफरेंट बिटवीन बोथ आर मेथड्स। दोनों को जो जिनके दिल में दर्द है वो वांट टू सर्व पाकिस्तान, वो जो पाकिस्तान के मसाइल की जब बात करेंगे दोनों के क्या दरमियान इमोशन तो हैं, इमोशन दोनों के सेम आ रहे हैं। अब इमोशन की बिना पे कि जो दोनों ने वो बात करते हुए रोना शुरू कर दिया, दैट इज इमोशनलिज्म। बट द वे दे आर टॉकिंग टू अस, वो किस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो क्या नॉलेज रखते हैं, वो किस तरीके से प्रॉब्लम को जस्टिफाई करते हैं, उनका स्टाइल किस तरह का था, जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म के लीडरशिप स्टाइल भी इसी टॉक के स्टाइल के ऊपर बनते, तो मेथड टॉक उस जिम्मे में आता है। मतलब पोस्ट मॉडर्न उसको एडवांस कर दिया, इसमें स्लाइटली लिटिल बिट डिफरेंस आता चला जाएगा। जी, इसमें लैंग्वेज वही बात आएगी कि लैंग्वेज डिकंस्ट्रक्शन होगी मेथड टॉक। उसके बाद रिसर्च मेथड यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च। मैं भी ये फोकस कर रहा हूं ब्रायमन के मुताबिक, ब्रायमन एंड बेल ने जो अपनी बुक में लिखे, इसके बाद मैं क्रेसवेल की भी एग्जांपल शेयर करूंगा। एथनोग्राफी और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, प्रोलॉन्ग इमर्शन इन द फील्ड। इसमें क्या होता है कि आप खुद इन्वॉल्व होते हो। एथनोग्राफी और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन फर्क करें, आपको कहा जाता है किसी भी अदारे के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है,
आप उसको ऑब्जर्व करके बताएं। एक तो हमने क्वांटिटेटिव निकाल दी ना, जॉब सेटिस्फेक्शन, डिमेंशन, पे, बाकी सारी चीजें, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप लोग कैंटीन पे जाके बैठ गए उनके दरमियान, उनको पता ना चले आप सच्चर हैं, वो जब खाना खाने के लिए आके बैठेंगे उस वक्त जो आपस में बातें कर रहे होंगे तो आपको वहां से डाटा मिलना शुरू हो जाएगा, तो वेदर दे आर सेटिस्फाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। इट मीन ये ऐसी सर्च है जिसमें आप पर्सनली इन्वॉल्व होकर उनको ऑब्जर्व करते हो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सेकंड है कि आप उनके साथ अपॉइंटमेंट लेते हो और उनका इंटरव्यू करते हो, इन डेप्थ इंटरव्यू करते हो आप लोग, इन डेप्थ सेमी अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर भी नहीं आएंगे, इन डेप्थ सेमी अनस्ट्रक्चर्ड। सेमी मीन स्ट्रक्चर भी अनस्ट्रक्चर भी दोनों का मिक्स पार्ट होता है, लेकिन जनरली इसमें अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। और याद रखिएगा क्वालिटेटिव इंटरव्यू मुंह उठा के कभी भी नहीं लेके चले जाना, इसके लिए आपको बकायदा वो स्किल सीखनी होगी। ग्राहम और गीत के बकायदा इंटरव्यूज गाइड मौजूद है, यूके का प्रोफेसर है जिसने वीडियोस भी दी हैं यूट्यूब पे, ग्राहम और गीत में उसकी वजूद है जिसमें इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है, उसका स्टाइल, उसके कम्युनिकेट करने का, उससे इंटरव्यू लेकर दिखाएं कैसे इंटरव्यू लेते हैं, आपने किस तरीके से बातों करना, मतलब आपने एक ही टॉपिक पे बात करनी है, एक ही टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन आपने इंटरव्यू कंडक्ट कैसे करना, आपका स्टाइल क्या होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए क्वालिटेटिव इंटरव्यू। सेकंड मेथड है इसकी, तो आपने डाटा इकट्ठा करना है, डाटा आप लोगों ने लोगों को फील किया और लिखते चले गए, आपने कोई बात नहीं की, आप ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। सेकंड मेथड क्या है कि आप लोगों ने उनके इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया, जब आपने डाटा एनालिसिस करना है, फोकस थ्रू इंटरव्यू की एक्सटेंडेड फॉर्म 10, 15, 20 लोग बैठे हैं और उनके साथ आप उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। डिस्कोर्स और कन्वर्सेशनल एनालिसिस, आप लोगों ने इस एनालिसिस को जनरली कहा जाता है कि जितने भी कंपनी के हाईटेक जो कंपनी के पाकिस्तान में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को देखना हो तो बिजनेस के टाइकून्स के इंटरव्यू लो, जो भी इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं उनकी बातों को पकड़ कर रिकॉर्ड करो, पाकिस्तान में मार्केट कैसी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें हम उनकी कन्वर्सेशंस को पकड़ते हैं, उनकी मुख्तलिफ बातें जो मुख्तलिफ इवेंट्स पे कही होती है तो उसकी बेस पर जज करने की कोशिश करते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस में आता है। और डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस ये है कि आपके जो प्रीवियस एविडेंस है, जिस तरह आज कहा जाता है कि हिटलर जिंदा था, उसको क्यूबा या दूसरा कौन सा कंट्री है उनका जनूबी अमेरिका के अंदर वहां पर जिंदगी गुजारता रहा, जनरल जिया साहब ने कमिटमेंट दी थी कि ये लोग एटम बम नहीं बनाएंगे, तो इट मीन कि ये डॉक्यूमेंट हैं, इनकी बेस पे फिर हम एनालिसिस करेंगे कि उस वक्त जो डॉक्यूमेंट पे बातें थी और आज जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, मतलब चीजों की सदाकत तो जो भी आपके आउटकम है, डॉक्यूमेंट मीन जिसमें आपको प्रीवियस डाटा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में पड़ा हुआ है, आप उनको लेके चलते हैं। और अगर हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बात करते हैं तो उनकी मेथड टॉक जो उन्होंने बातें की, जो डिबेट्स की, हम उनका डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस लेते हैं, उनका पर्सनैलिटी कैसे थी, एक तो पर्सनैलिटी वैसे जो लोगों ने स्पेंड की, लेकिन उनकी अल्फाज क्या बताते थे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, तो वो फिर आपका डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस के तुम। दीज आर द 5 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द ब्रायमन एंड बेल, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया किस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो है वो क्रेसवेल का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन करना है अप्रोचेस टू क्वालिटेटिव मेथड। अब ये क्रेसवेल 2007 उसकी बुक है रिसर्च मेथडोलॉजी, उसके अंदर चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसमें बताया है कि एक बायोग्राफी है, एक फेनोमेनोलॉजी है, एक ग्राउंडेड थ्योरी है, एथनोग्राफी और केस स्टडी है। वो जो आपके जो बातें जो लास्ट में हमने की हैं, ये बेसिकली है तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड्स हैं, लेकिन ये बेसिकली डाटा कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हुए चीजों को नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने कंडक्ट किया है, ये किस तरीके से वो रिसर्च को कंडक्ट किया जाएगा, किस वे से उस रिसर्च को कंडक्ट किया जाएगा, तो उसके थ्रू हम इन चीजों को लेकर चलेंगे। वो जो लास्ट वाली स्लाइड है वो डाटा कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको ध्यान में रख सकते हैं, मैंने जो बात की। सो बायोग्राफी में फोकस होता है एक्सप्लोरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल डिसाइड्स फिनोमेनोलॉजी, जो हमने पहले भी पढ़ा है इसको, अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट ए फिनोमेना, इसमें आप ये ऑब्जेक्टिव लेकर चाहते होते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी, डेवलपिंग ए थ्योरी ग्राउंडेड इन द डाटा फ्रॉम द फील्ड। एथनोग्राफी, डिस्क्राइबिंग एंड इंटरप्रेटिंग अ कल्चरल एंड सोशल ग्रुप। एथनोग्राफी आप लोग आ जाइए इसके अंदर। एथनोग्राफी में ऑब्जर्व करते हैं जी, से ऑब्जर्व करते हैं, कुछ नहीं, अपनी आप कोई राय नहीं लेनी, कोई बात नहीं करनी, आप सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पे अपने एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं कि मैंने ये देखा। जिस तरह कोई भी पाकिस्तान से बाहर जाता है तो अपनी राय किस तरह देने की कोशिश करता है, पर्सनल कुछ नहीं, उसमें कुछ भी नहीं करना। आपने जो ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करनी है उनके आपके पास एविडेंस होनी चाहिए कि मैं जो भी बात करेंगे ना, याद रखिएगा इसमें इंटरव्यू, रिकॉर्डिंग, पिक्चर, डॉक्यूमेंट याद देना है। वो लोग हम आपके एक्सपीरियंस कैसे फील हुआ, आप कैसे समझते हैं कि ये चीज पाई जाती है, आप कहेंगे ये वीडियो देखिए, ये आइडियो देखिए,
ये डॉक्यूमेंट देते हैं, उस प्रूफ के तौर पे देते हैं। इसमें आपकी कोई जाति धर्म नहीं होगी, आप उसकी बेस पे जो भी आपके दिन में आ रहा है वो एक्सप्रेस करेंगे। बायसनेस, पर्सनल बायसनेस साइड पे रखते हैं, आप एक ऑब्जर्वर हैं, आप समझे एक लाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्स्टिट्यूट है जो आप चीजों को देख के आज उसको दे रहे हैं और वहां से चीजों को निकाल के बाहर लेके आते हैं। सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, इनकी चीज को कंटिन्यू करूंगा कि एथनोग्राफी में पता है कि सर आप जो है वो उसकी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होते हैं। सर अगर आप उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल का अगर आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो आप बायसनेस नहीं शो कर सकते। उन्हीं लोगों का जब सर आप उनका पहले से आपने उनको ऑब्जर्व किया हुआ है और आप उसी ग्रुप ऑफ पीपल का आप इंटरव्यू करते हैं तो उसमें तो बायसनेस नहीं आएगी। देखिए ये आप पे डिपेंड करता है, अब आप उनके इंटरव्यू में जाएंगे, इट मीन यू वांट टू कंफर्म अगेन, तो उसमें वो और साहिब आ जाएगी। अल्टीमेटली जब इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आप लोगों ने मुख्तलिफ वे से किसी भी एक आउटकम तक पहुंचना होता है, फिर एक ही ऑब्जर्वर काम नहीं करता। जनरली मैं जब भी किसी भी क्वालिटेटिव पे काम करना हूं, मैं 2 से 3 लोग लेके चलता हूँ। एक तो वो रिलायबिलिटी का इशू होता है कि आप लोगों ने लिंकन एंड गोबा का एक मेथड है जिसके तहत हम लोगों ने रिलायबिलिटी लेके आनी होती है कि हमने वाकई ही सही जगह पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुझे अकेला बंदा मैं जज नहीं कर सकता। तो वो जो बात कर रहे हैं वो एक और मेथड होगा। आप अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर बायसेस आने के चांसेस हैं, लेकिन आप खामोशी से बैठ के सुनते रहे, आप कोई बात ना करें। एक मेथड है ना इनके, आप जब बात करेंगे हो सकता है कि वो पता नहीं कितने को अपनी टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट पार्टी से अफेक्टेड है। जब बात करेंगे तो आपके दिल में एक सिंपैथी डेवलप हो जाएगा, चीजों को किसी और आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। अगर हम ऑब्जर्वेशन के साथ पर्सनल भी अपना शेयर करें देन वो कौन सी? सर आप पर्सनल ही दे रहे हैं, लेकिन आप उसके अंदर, मैं जो बायसनेस की बात करता हूँ ये है कि एम्प्लॉय कह रहा है कि बॉस अच्छा नहीं और आपके बॉस के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, तो आप कहेंगे एम्प्लॉय हम अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, हालांकि फीडबैक बुरा आ रहा है टॉप मैनेजमेंट के बारे में, यहाँ पे बायसनेस है। वरना तो आपने एक्सप्लेन करना ही करना है कि एम्प्लॉय फीडबैक अच्छा नहीं दे रहे, उनकी ये अल्फाज की बातें, ये रिकॉर्डिंग है। अंडरस्टैंड? एथनोग्राफी में आपने ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, लेकिन आप अपनी बायसनेस नहीं लेके आनी। आई एम टॉकिंग अबाउट बायसनेस कि आपके मैनेजमेंट से रिलेशन में तो आप अच्छी रिपोर्ट नहीं देंगे। पाकिस्तान में मसला क्या है, कोई भी इंक्वायरी बैठती है बायसनेस आती है। आपको नहीं पता सारा मुल्क की एक ही टीवी की खबर पे लगा हुआ, किस चीज के पीछे लगा हुआ, तो बायसनेस डेवलप हो रही है। बीइंग क्वालिटेटिव रिसर्चर इंटरप्रेटिविस्ट, जब मैं लोगों का इंटरव्यू बात की, मैं आपके साथ ओपन शेयर करता चाहूं तो मेरे मोर देन 50 लोगों का इंटरव्यू कंफर्म किया है। उनके आदिल बिलाल हम ये लिख दे, बंदे ने खड़े होकर एक मीटिंग में कहा ये लिख लो, कभी भी कोर्ट्स इन लोगों के खिलाफ फैसला नहीं देंगी। मीन उसका वो इंटरप्रिटेशन है, उसका वो एनालिसिस है जो उसने अनजाने में सोचते सोचते उसके माइंड में एक कंसेप्ट डेवलप हुआ और उसने मेरे सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश की। तो दिस इज इंटरप्रिटेशन। अब इसमें बायसनेस नहीं है, इसमें वो सारे लोगों की ऑब्जर्वेशन का डाटा जो उसने मेरे साथ एक वर्ड में शेयर किया। सर एक क्वेश्चन है जी। आप कहते हैं कि लोग बायस होते हैं, टीवी के ऊपर भी खबरें चलती रहती हैं उससे भी, और सर मुझे ये बताएं कि ट्रम्प जो है वो सारा डेटा एनालिसिस तो यही कह रहा था कि वो नहीं जीतेगा, वो जीत भी गया, और टीवी की सारी सेलिब्रिटीज जो थी वो उसी के खिलाफ थी, मतलब उसका मजाक एकदम। आज से 50 साल के बाद एक विकी लीक होगा, आपको भी और मुझे भी पता चलेगा इसके पीछे लॉजिक क्या था। तो अभी हम वो देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। एक खबर आई है जी जी मुझे मालूम है, जाने दे, माहौल खराब हो जाएगा, मुझे पता है जो खबर आई है, मैं नहीं बात कर रहा, माहौल खराब हो सर जाएगा। आपका पूरी एनालिसिस ठीक था लेकिन पीछे कुछ और था। नो 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 नो, ये उसमें भी जो थिंक टैंक बैठे थे ना, उन थिंक टैंक ने भी प्रेडिक्ट किया था ये होगा, अच्छा ये होगा, ठीक है, बता रहे हैं कि कोई। हाँ, लेकिन वो सिर्फ ये है कि इसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो ड्रामेटिकली चेंज हुआ, इसके पीछे क्या वजूहात थी, क्या फैक्टर्स थे, वो जितना भी डाटा बोल रहा था ना, वो क्वांटिटेटिव बोल रहा था। क्वालिटेटिव डाटा कभी भी नहीं झूठ बोलता। ये मैं बीइंग क्वालिटेटिव से, हालांकि लोग कहते हैं कि मैं क्वांटिटेटिव रिसर्चर हूं, लेकिन इनिशियली मेरी क्वालिटेटिव की स्किल्स हैं। क्वांटिटेटिव मैंने बाद में लर्न की सारी, मैंने पहले क्वालिटेटिव लर्न की। तो कहने का मतलब क्वालिटेटिव डाटा कभी भी झूठ नहीं बोलता। क्वांटिटी डाटा में किसी वक्त भी फ्लॉ आ सकता है, वो नंबर्स हैं, नंबर किसी वक्त भी दे सकते हैं, वो नंबर्स गिरे हैं। लेकिन जिन लोगों की ओपिनियन थी, वो राय थी, अब वो नेगेटिविटी डेवलप की गई, सारा कुछ ये हमारे तक पहुंचा। आप ये बात करें, कल मेरे ख्याल में वर्ल्ड वार 1 का एनिवर्सरी का एपिसोड था, यस्टरडे शायद, जो हाँ वार मेमोरियल जो भी था, उसमें बीबीसी का मैं एक इसके अंदर मजमून पढ़ रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि जो इंडियन मुसलमान गे ज्यादातर उस जंग के लड़ने के खिलाफ थे, उस्मानिया का सवाल था और उसके अंदर वो फ्रांस के साथ लड़ रहे थे,
तो कहता हूँ लेटर घरों तक पहुंचे ही नहीं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो 410 की जमीन नहीं टेकअप कर पाए और यहाँ पे खबरें थी कि हमने जीत लिया, हम मार दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आज 100 साल के बाद वो लोग बता रहे हैं नामे वाला कि हम कुछ भी नहीं कर पाए थे, हम विन नहीं किए थे, यहाँ तो हमें गोलियों की बुछाड़ के अंदर रात को बैठना पड़ता है, सर्दी लगती है। वो बातें सेंसर होती थी उस वक्त, लेटर सेंसर होती घरों में पहुंचते थे। तो कहने का मकसद ये कि आज नहीं कि 50 साल बाद डॉक्यूमेंट्री जब एनालिसिस होगा तो फिर वो फैक्ट सामने आएंगे। है, मैं अभी अपना क्विक ओपिनियन नहीं देना चाहता, लेकिन अभी जो चीजों को देखते हुए तो एथनोग्राफी में आप ऑब्जर्व करते हैं एथनोग्राफी डिस्क्राइबिंग एंड इंटरप्रेटिंग ए कल्चर एंड सोशल ग्रुप। केस स्टडी है डेवलपिंग एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ सिंगल केस और मल्टीपल केसेस। अब ये तमाम की तमाम चीजें केस स्टडी में अप्लाई होती हैं। केस स्टडी क्या है? आज सिर्फ एक केस या उनके 1, 2, 3 एंटिटी का केस, उसमें ज्यादा लोगों के साथ अपने इन्वॉल्व नहीं होना। आप उसमें बायोग्राफी हो सकता कर सकते हैं, आप उसमें फिनोमेनोलॉजी कर सकते हैं, आप उसमें ग्राउंड थ्योरी कर सकते हैं, आप उसके अंदर एथनोग्राफी को अप्लाई कर सकते हैं। केस स्टडी इज द मेथड। मेरे एक टीचर अग्री नहीं करते, कहते ग्राउंड थ्योरी का उसमें लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बातें करूँ कि आपको जिस तरह सिंपल एंड टाइप वो जो लास्ट डिस्कस हुए थे वो भी मेथड्स हैं, लेकिन वो बेसिकली मेथड डिस्कस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेटा कलेक्शन। ये प्रॉपर मेथड है जिस तरीके से आपने किसी भी स्टडी को कंडक्ट करना है, और ये तमाम मेथड हम केस स्टडी के अंदर अपनी यूज से, अपनी नेसेसिटी के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। अब डिसिप्लिन कहां से ये चीजें डेवलप हुई? ये एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोग्राफी में तमाम चीजें आती हैं, लेकिन फिनोमेनोलॉजी में फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ग्राउंड थ्योरी में सिर्फ सोशियोलॉजी, सिर्फ सोशियोलॉजी। आप लोगों से बातें कर रहे होते हैं, लोगों की बातें इंटरव्यू करके उनसे डाटा ले रहे होते हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सिर्फ सोशियोलॉजी। ये जो आपकी एथनोग्राफी, सोशियोलॉजी एंड कल्चरल एथनोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी की टाइप एथनोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं बेसिकली, जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, तो उनकी एक टाइप है जिसके तहत डाटा को कलेक्ट करके एनालाइज किया जाता है, उसका नाम है एथनोग्राफी। है वैसे बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी, लोगों को ऑब्जर्व करना, लेकिन वो पूरे मेथड जिसके तहत रिजल्ट को लेके जाता है उसका नाम है एथनोग्राफी। केस स्टडी में पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एवोल्यूशन, अर्बन स्टडीज, अदर सोशल साइंस, तमाम चीजें इसके अंदर आप जो वो लेके आ सकते हैं। डाटा कलेक्शन इसमें सिर्फ इंटरव्यूज एंड डॉक्यूमेंट्स, लॉन्ग इंटरव्यू विद अप टू 10 पीपल। ये जो राय यहाँ पे डिस्कस हो रही है अकॉर्डिंग टू जॉन क्रेसवेल, इसके अंदर वेरिएशन आ सकती है। उन्होंने बोला है कि फिनोमेनोलॉजी में 10 पीपल, आई एग्री विद हिम। इंटरव्यूज विद 20 and 30 इंडिविजुअल टू सैचुरेट द कैटेगरी एंड डिटेल थ्योरी। ये लोग ये कह रहे क्रेसवेल के 20 से 30 लोग इंटरव्यू लो क्वालिटेटिव में, आपकी थ्योरी सैचुरेट हो जाएगी और आपकी थ्योरी डेवलप हो जाएगी। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। ये ग्राउंडेड थ्योरी का कांसेप्ट ये है कि आपने तब तक डाटा कलेक्ट करते रहना जब तक आपकी थ्योरेटिकल सैचुरेशन अचीव नहीं हो जाती। आप थ्योरेटिकल सैंपलिंग करते हो, वो हम ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। 20-30 होना जरूरी नहीं, 6 के ऊपर भी थ्योरी, 3 के ऊपर थ्योरी हो गई थी, 3 के ऊपर देखिए बाकी इंटरव्यू भी हम ले रहे होते थे। होता क्या है कि 3 का डाटा या 4 का डाटा लेने के बाद नई चीजें नहीं आ रही होती, हम ग्राउंडेड थ्योरी में बात करेंगे। इस नाम से इनकी जाती पर्सन राय है, जर्नलिस्ट की जानकारी में 20 से 30 इंटरव्यू जब रिक्वायर्ड होते हैं। एथनोग्राफी में प्राइमरीली ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू विद एडिशनल आर्टिफैक्ट्स ड्यूरिंग एक्सटेंडेड टाइम इन द फील्ड। मतलब आप लोगों ने मुख्तलिफ टाइम के दौरान चीजों को एनालिसिस कर रहा होता है, ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू दे रहे होते हैं, वहां पे मल्टीपल सोर्सेज, डॉक्यूमेंट, आर्काइव, रिकॉर्ड, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, वहां पे सारी चीजें आ जाती है। डाटा एनालिसिस क्या है? इसमें आप स्टोरीज, उसके बाद आप लोगों ने हिस्टोरिकल कंटेंट, लोगों की बिलीव, लोगों की विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, आप उन तमाम चीजों का इतनी अगर हम तो लेकर एनालिसिस करना चाहेंगे तो हम उनकी तमाम उन बातों को, उन चीजों को लेके आएंगे, उसके अंदर हम लेके चलेंगे। इसके बाद फिनोमेनोलॉजी में है स्टेटमेंट, मीनिंग थीम्स, क्योंकि आपने किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी फिनोमेना को देखना है तो आप उसमें मीनिंग्स की बातें, स्टेटमेंट की बातें करेंगे, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ चीजों की बातें करेंगे। ग्राउंडेड थ्योरी में जब डाटा एनालिसिस करना है तो उसमें टाइप्स हैं, ओपन, एक्सियल एंड सिलेक्टिव कोडिंग, बड़ी डिटेल में बात करेंगे हम इसके ऊपर, ठीक है, कंडीशनल मैट्रिक्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, डिस्क्रिप्शन, थीम, असर्टेशन, सारी बातें आपस में मिलती जुलती हैं, सारी बातें आपस में मिलती जुलती हैं। बेसिक इस अप्रोच में डिफरेंस क्या है? तो फोकस किस पे किया जाता है? इंडिविजुअल पर्सन, आप प्रॉब्लम, आप सोशल प्रॉब्लम, आप ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जर्वेशन, और इसमें कोई भी हो सकता है। बायोग्राफी इंडिविजुअल में आती है। सो नैरेटिव फॉर्म इसको लिखेंगे कैसे, फाइनलाइज कैसे करेंगे? डिटेल पिक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफ द एक्सपीरियंस, जो भी आपने किसी प्रॉब्लम में लिया,
थ्योरी और थ्योरेटिकल मॉडल, आप यहाँ पे मॉडल प्रेजेंट करेंगे ग्राउंडेड थ्योरी में। डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चरल बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल, कि सोसाइटी में फलां लोग किस तरह बिहेव करते हैं। इन डेप्थ स्टडी ऑफ केस और केसेस आप डिटेल में एक्सप्लेन करते हो कि आपने इसके केसेस किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। जब हम लोगों ने लास्ट टाइम एनालिसिस कंडक्ट किया चाइल्ड लेबर के ऊपर, तो हम चाइल्ड लेबर तो एक सोशल प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर हम केस की वजह से बात देखेंगे सियालकोट के लोगों की क्या प्रॉब्लम है, लाहौर के लोगों में चाइल्ड प्रॉब्लम क्या है, फिर वो इंडिविजुअल केसेस आ जाते हैं। तो उसके जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि उन लोगों के मसाइल क्या थे, उनको फूड का इशू था, उनको सेफ्टी का इशू था, उनको फैमिली का इशू था, वो क्यों लोग पढ़ नहीं रहे और उसकी तरफ जा रहे हैं। तो देयर डिफरेंट थिंग्स रिगार्डिंग दिस। ओके, द मेन स्टेप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, इसको अगर हम करें, जनरल रिसर्च क्वेश्चन, सिलेक्टिंग रेलेवेंट साइट एंड सब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डाटा, मतलब कि आपके साथ पहले क्वेश्चन लेके चलना है आप लोगों ने, फिर सिलेक्टिंग रेलेवेंट साइट एंड सब्जेक्ट, फिर कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डाटा, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। यहाँ पे आके फिर आपकी वो मेथोडोलॉजी जो है इस्तेमाल होगी, फिर कॉन्सेप्ट एंड थ्योरेटिकल वर्क, आपका कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल वर्क देखा जाएगा, आपने कितने कॉन्सेप्ट वर्क किए, और ये तब तक पता चलता रहेगा। मतलब टाइटल स्पेसिफिकेशन एंड रिसर्च क्वेश्चंस एंड कलेक्शन ऑफ फर्दर डाटा। मीन कि आप जब दो होता क्या है, याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव में तो आप सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद फिर डाटा एनालिसिस करते हैं, कलेक्ट करने के बाद फिर आप लोग डाटा एनालिसिस करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में पहला रिस्पॉन्डेंट आ गया, साथ ही डाटा एनालिसिस शुरू। क्वांटिटेटिव में पहले लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिर डाटा एनालिसिस। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें पहले जनाबे वाला आप लोगों का डाटा एनालिसिस और डाटा कलेक्शन शुरू हो जाती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिर डाटा एनालिसिस, फिर लिटरेचर रिव्यू। इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्वालिटेटिव लिखने का। तो इसको जैसे ही आपका रिस्पॉन्डेंट आ जाएगा, आप लोग डाटा एनालिसिस शुरू कर दोगे, और डाटा एनालिसिस आप इंटरप्रिटेशन में बाकी चीजों को लिटरेचर रिव्यू सर एक्चुअली बाद में कैसे करेंगे जब आपको पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर आप लिटरेचर रिव्यू शुरू करते हैं। बेसिकली सर ये होता है कि जब आप लोग क्वालिटेटिव स्टडी को क्रेडिट करते हो तो ये तब जरूरत महसूस होती है जब आपकी लिटरेचर में उसके बारे में साइलेंट हो। वो लिटरेचर रिव्यू नहीं है, वो आपकी थ्योरी स्टडी का इंट्रोडक्शन तो जरूर है, वो लिटरेचर रिव्यू नहीं है। लिटरेचर रिव्यू होता है कि आपने अपनी बात को प्रूव करने के लिए प्रीवियस स्टडी में से रेफरेंस ढूंढने हैं, ऑपरेशनलाइज करना होता है जो भी है। लेकिन वो तो आपके पास तो वो थ्योरी साइलेंट है, जब कोई भी सर्च करते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर किसी ने आंसर किया ही नहीं हुआ, फिर वो क्वेश्चन आपका बेसिक क्वेश्चन फिर शुरू करते हो, फिर आप लिटरेचर में देखते हो कि इस जिस तरह मैंने आंसर किया, ये मेरा डाटा है, रिजल्ट है, इसके ऊपर फलां लोगों ने काम किया है, लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। लिटरेचर रिव्यू समथिंग एल्स जो हम लेके चलते हैं। क्वालिटेटिव में सब कोई वो इंट्रोडक्शन हो रहा है कि दुनिया में ये काम हुआ, ये काम हुआ। जिस तरह मैं अपनी रिसर्च की बात करता हूँ, मैं एथिक्स पे काम कर रहा हूँ, एथिक्स पे बहुत काम हुआ, पर जो मेरा अपना पीएचडी का टॉपिक है उस पर काम नहीं हुआ। इट मीन कि जब मैं काम को स्टार्ट करूंगा तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगी, एक्सप्लोरेटरी है नहीं, ये सिक्वेंशियल मेथड डिजाइन है जिसका आप चीजों को पहले करते हो, फिर उसको कलेक्ट करते हो, थ्योरी बनाते हो, फिर टेस्ट करते हो ना। एक्सप्लोरेटरी तो अल्टीमेट एक्सप्लोरेटरी उस उम्र में तो एक्सप्लोरेटरी जाएगी। लेकिन बात यह है कि क्वालिटेटिव स्टडी तब होती है जब उस थ्योरी के ऊपर लिटरेचर साइलेंट होता है। जब साइलेंट होता है तो हम उसको लिखेंगे तो नहीं ना, हम उस क्वेश्चन को पकड़ेंगे। ये मेरा क्वेश्चन कहीं तो ये भी लिखा हुआ है कि कुछ क्वालिटेटिव रिसर्चेस भी जो है वो डिडक्टिव अप्रोच यूज करती हैं, वो दूसरा मेथड है, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जनरली क्वालिटेटिव रिसर्च होने के नाते अगर आप समझते हैं तो याद रखिएगा लिटरेचर रिव्यू सपोर्टिंग होता है कि आपकी थ्योरी फार्मूला या सब्सटेंस, ये बाद में बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मेन मकसद जो बात करने का है वो ये है कि आपकी जो थ्योरी है, आपकी जो थ्योरी है, जो आप जो चीजों को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, बेसिकली वो आपकी सपोर्टिव होनी चाहिए एनालिसिस की बेस पे, लिटरेचर की बेस पे नहीं। अगर लिटरेचर की बेस पे थ्योरी सपोर्ट कर देंगे फिर तो वो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, वो आपका लिटरेचर का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ना पहले से डेवलप किया हुआ था। इसमें डेवलप नहीं, इसमें बनता है डाटा के अंदर, उसको आप देयर इज डिफरेंट। इट डजंट मैटर कि आपके डाटा की जो भी इंटरप्रिटेशन है वो आपकी लिटरेचर रिव्यू के अकॉर्डिंग है कि नहीं, क्वालिटेटिव में ये कंसर्न नहीं है। हाँ जी, ओके जी।